न गाज़ा न लेबनान, ईरान के लिए मेरी जान, ये नारा ईरान में गूंज रहा है। ये नारा सिर्फ विदेश नीति का विरोध नहीं है, ये उस विचारधारा पर हमला है जिसने ईरान को अंदर से खोखला कर दिया है। आज ईरान की सड़कों पर जो गुस्सा दिख रहा है वो सिर्फ महंगाई का नहीं है, वो सिर्फ करप्शन का भी नहीं है। आज आम ईरानी उस शासन के खिलाफ खड़ा है जो अपने लोगों को रोटी देने के बजाय एक काल्पनिक दुश्मन के खिलाफ नफरत और जिहाद की राजनीति बेच रहा है। माहौल जो दिख रहा है वहाँ का, वह किसी गृह युद्ध से कम नहीं है, और उधर जो डोनाल्डियन थियरी है वह किसी से छुपी हुई नहीं है। जो जियोपॉलिटिक्स का खेल चल रहा है उसे पूरी दुनिया देख रही है। ईरान में मुद्दे की जड़ को अगर देखें तो आज आम ईरानी सिर्फ आर्थिक कुप्रबंधन के खिलाफ सड़कों पर गोली नहीं खा रहा है, वो उस शासन के खिलाफ विद्रोह कर रहा है जिसने राष्ट्रीय हित की जगह यहूदी विरोध को भी अपना पहचान बना लिया था। ईरान की बर्बादी में इस यहूदी विरोधी राजनीति की भूमिका कम खतरनाक नहीं रही है। इतिहास भी गवाह है, नफरत की राजनीति आखिरकार उसी को खा जाती है। नफरत राजनीति उसको खा जाती है जो उसे पालता है। नमस्कार, मैं हूं नवनीत शरण और आप देख रहे हैं न्यूज़ी का खास सेगमेंट विदेश मंत्रालय। आज हम बात करेंगे क्यों ईरान सुलग रहा है, एक लड़की क्यों वहां निशान छोड़ जाती है जिसमें खामेनेई सरकार की चुनौती मिलती है, ईरानी मोहतरमा क्यों बगावती मोड में है और क्यों नारा बुलंद कर रही है कि न गाज़ा न लेबनान, ईरान के लिए मेरी जान, यानी वह जान देने से भी पीछे नहीं हट रही है। उधर सरकार घरों के ऊपर स्नाइपर सेल को तैनात कर छाती पर गोली चलवा रही है। खैर, आते हैं 1979 की क्रांति और नफरत की नींव पर। मैं खुद इतिहास का छात्र रहा हूँ, हिस्ट्री का छात्र रहा हूँ, इसलिए बातें फैक्ट के साथ रखूँगा और रिसर्च बेस्ड होगा। न्यूयॉर्क टाइम्स के पन्नों से होगा और कई अखबारों के सुर्खियों से होगा। 1979 की ईरानी क्रांति के बाद से इस्लामिक रिपब्लिक की आत्मा में यहूदी विरोध भर गया था, यानी कि यहूदी का विरोध भर गया था जो दिखता भी है। आयतुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी की किताब यहूदियों का शासन इस नफरत का वैचारिक ग्रंथ बनी। खुमैनी लिखते हैं कि शुरुआत से ही इस्लाम को यहूदियों से जूझना पड़ा क्योंकि उन्होंने इस्लाम विरोधी दुष्प्रचार शुरू किया था। ये कोट अनकोट है, हाँ ये है। इसलिए तो न्यूज़ी इंडिया कहता है कि हम वो खबरची हैं जो खबरों से भी खबर निकाल लेते हैं। बहरहाल यहीं से इजराइल के खिलाफ आंधी और जुनूनी नफरत की राजनीति शुरू होती है। आज के सर्वोच्च नेता, वहाँ के जो सर्वोच्च नेता हैं आयतुल्ला अली खामेनेई, खुले तौर पर नरसंहार से इनकार करते हैं, लेकिन वहाँ कल ही पिछले दिनों ही सरकारी तौर पर ईरान कहता है कि वहाँ अपने यहूदी समुदाय को बर्दाश्त करता है, वो अपने यहूदी समुदाय को बर्दाश्त करता है। लेकिन हकीकत ये है कि ज़्यादातर ईरानी यहूदी डर और असुरक्षा के चलते देश छोड़ चुके हैं। जो भी यहूदी वहाँ के हैं, वहाँ के देश छोड़ चुके हैं। ईरान की विदेश नीति में इजराइल विरोध और यहूदी विरोध आपस में घुल मिल चुका है। हिजबुल्लाह को समर्थन पता है सबको, हमास को हथियार और ट्रेनिंग देना सभी को पता है, यमन के हूतियों को बैलिस्टिक मिसाइल तक देना, यहूदी विरोधी कार्टून प्रतियोगिताएं लगाना, नरसंहार करने वालों का वहाँ सम्मेलन होता है। स्पष्ट है और हो भी गया होगा। और याद रखिए 1994 में ब्यूनस आयर्स के यहूदी सांस्कृतिक केंद्र पर बम का धमाका, 85 लोगों की मौत, उसके तार भी इसी ईरान से जुड़े हुए हैं। यहाँ बता दें कि 4 दशकों में अरबों डॉलर इस नफरत की आग में झोंक दिया गया था। और विडंबना देखिए यहाँ पे कि ईरान उन पहले मुस्लिम बहुल देशों में था जिसने इजराइल को मान्यता दी थी। इजराइल को मान्यता अगर मिली थी तो वहीं से मिली थी। शाह के दौर में तेहरान और यरूशलेम करीबी दोस्त थे। आज भी एंटी डेफेमेशन लीग के सर्वे बताते हैं कि आम ईरानी जनता यहूदियों के प्रति दुनिया के कई देशों से कम नफरत रखती है। तो फिर ये जुनून किस बात का है? आखिर ये जुनून क्यों? ये राष्ट्र का नहीं है, शासन की विचारधारा का जुनून है। ये जुनून जो है विचारधारा का है। इस महीने महंगाई आसमान पर है और मुद्रा यानी रियाल ज़मीन पर है।
लोग चिकन खाने को भी तरस रहे हैं। वाह, सरकार ने लोगों को शांत करने के लिए महीनों के सिर्फ $60 देने की घोषणा की है। लेकिन अखबारी लेख बताते हैं कि उसी वक्त हिजबुल्लाह को करीब $1 अरब भेज दिया गया। परमाणु कार्यक्रम पर कोई समझौता नहीं। नतीजा साफ था कि ईरानी अर्थव्यवस्था और कमजोर होते चली गई। ईरान ने सालों में इजराइल के चारों ओर आग का एक तथाकथित घेरा बनाया है। ये आग का घेरा क्या है? जिसमें गाजा आता है, लेबनान आता है, सीरिया आता है और यमन आता है इस आग के गोले में। तो फिर हम बात करते हैं, लेकिन हालिया संघर्ष के बाद अगर हम देखें तो इजराइल में गाजा, बेरूत, दमिश्क, सना और आखिर में तेहरान तक उस घेरे को सुनियोजित तरीके से तोड़ दिया है। अब फिर से हम आते हैं कि वो मीडिया की सुर्खियों में आई 12 दिन की लड़ाई। 12 दिन या 13 दिन की जो लड़ाई हुई थी उसमें आसमान पर इजरायली वायुसेना का दबदबा रहा। दशकों का निवेश एक झटके में राख हो गया। अब बात करते हैं एक बार फिर, आखिर वहाँ की जनता क्यों सड़क पर उतर आई है। इस सैन्य नाकामी ने ईरानी जनता को एक आईना दिखा दिया है। उन्हें ये दिखा दिया है कि सरकार की लाचारी, झूठे दावे और खोखली ताकत, और उन्हें ये भी याद दिला दिया है कि संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश शांति के साथ रह सकते हैं, कैसे खुशहाल रह सकते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान और बांग्लादेश की बदहाल स्थिति। खैर, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक करीब 2500 लोग ईरान में विद्रोह करने के दौरान मारे जा चुके हैं। असल संख्या इससे ज़्यादा हो सकती है। वहाँ के वेबसाइट को अगर आप खंगालिए तो हज़ारों की संख्या पहुँच चुकी है। खामनेई शासन जानता है कि उसकी कुर्सी हिल रही है, इसलिए कभी बल प्रयोग, कभी कूटनीतिक लचीलापन। लेकिन इतिहास कहता है कि ये सब अस्थायी है। यह एक ऐतिहासिक विरोधाभास है। 2564 साल पहले साइरस महान ने, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इतिहास के पन्ना खोलने पे मजबूर हो जाएंगे आपको इतिहास की किताब में ले चल रहे हैं। यह वीडियो आपको पन्ना पलटने पर मजबूर कर देगा। साइरस महान ने यहूदियों को गुलामी से आज़ाद कर सियोन लौटने दिया। आज वही फारस की धरती यहूदी विरोधी राजनीति से खुद जल रही है। यहाँ इतिहास का सबक साफ है कि किसी भी समुदाय का विरोध, जैसा कि हम लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी देख रहे हैं, सिर्फ अनैतिक नहीं मूर्खतापूर्ण भी है। ये साजिशों को जन्म देता है, असली जिम्मेदारी से भागता है और मेहनती अल्पसंख्यकों को बलि का बकरा बना देता है। आज ईरान उसी रास्ते पे चल निकला है जो दिख भी रहा है, सबके सामने है, गृह युद्ध। लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। अगर ईरानी लोग एक व्यक्ति के रूप में अपनी आज़ादी वापस पा सकते हैं तो एक राष्ट्र के रूप में अपनी समझदारी भी, अब फिर से यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि फिर से पा सकते हैं। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच है, सबसे बड़ा सबक है। ईरान 1979 के बाद से अब तक की सबसे गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है। ईरान व्यापार करने वाले देशों पर ट्रंप के अतिरिक्त टैरिफ के आदेश और सैन्य हस्तक्षेप के संकेत के बीच क्षेत्र की जियोपॉलिटिक्स एक नए मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है। भारत के लिए रणनीतिक संतुलन बनाने का समय भी है। जहां तक भारत की बात है तो ईरान में अस्थिरता से भारत के रणनीतिक और कुछ हद तक आर्थिक हित भी प्रभावित हो सकते हैं। ईरान निसंदेह भारतीय बासमती चावल का सबसे बड़ा खरीदार है। निर्यात पर कुछ असर पड़ भी सकता है। हाँ, एक बात तो साफ है कि चाबहार बंदरगाह और अंतर्राष्ट्रीय दक्षिण गलियारे INSTC से भारत के रणनीतिक हित जरूर जुड़े हैं जो प्रभावित हो सकते हैं। भारत के सामने मुख्य चुनौती संतुलन बनाने की है। ईरान संकट न केवल पश्चिम एशिया बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता की भी परीक्षा है। ट्रंप की चेतावनी क्या असर दिखाएगी यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ईरान में शांति, न्याय और नागरिकों की स्वतंत्रता की उम्मीद जल्द पूरी होती दिखाई नहीं पड़ रही है। नमस्कार, जय हिंद।